नमस्कार। आज हम कक्षा 11 का चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेदन कितना और कहाँ किया गया। तो मानव द्वारा आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक प्रवेदन किया गया है। यह सबसे अधिक है। भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है। भूगर्भ में दरारें बन जाती हैं जिन्हें भ्रंश भी कहते हैं। भूगर्भ में दरारें बन जाती हैं जिन्हें भ्रंश भी कहते हैं। उनसे ऊर्जा मुक्त होती है जिससे तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप का कारण बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप का अवकेंद्रण किसे कहते हैं। तो भूगर्भ का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है। भूगर्भ का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाती है उसे अवकेंद्र या उद्गम केंद्र भी कहते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं। भूपटल का वह क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग भूकंप मापी पर अभिलेखित नहीं होती है उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप तीव्रता को नापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो इसको रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी होती है। तो भूपट्टी की औसत मोटाई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर एवं महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। हिमालय के नीचे यह लगभग 70 किलोमीटर है। एस्थेनोस्फीयर किसे कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग मेंटल का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहलाता है। पृथ्वी का क्रोड़ मुख्यतः किन पदार्थों से बना है। तो क्रोड़ मुख्यतः भारी पदार्थों जैसे निकल व लोहे से बना है। भारत का दक्कन ट्रैप किस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो यह बेसाल्ट लावा प्रवाह का उदाहरण है। मिश्रित ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ये वे ज्वालामुखी हैं जिनसे तरल लावा के साथ जलते हुए पदार्थ एवं राख भी निकलती है। सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं। इसका प्रयोग किस लिए होता है। तो सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा भूकंपीय तरंगे मापी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूगर्भ के बारे में जानने के परोक्ष प्रमाण क्या हैं। मतलब सीधे सीधे। तो पृथ्वी के पदार्थों के गुण जैसे तापमान, दबाव तथा घनत्व, इसके अलावा उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप परोक्ष प्रमाण है। भूगर्भ की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा समुद्र में चलाई जा रही 2 परियोजनाओं के नाम बताइए। तो पहला है गहन समुद्र प्रवेदन परियोजना और दूसरा है समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। भूकंप के आघात की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा स्केल प्रयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है मर्कैली स्केल प्रयोग में लाया जाता है। आंतरिक बनावट के आधार पर पृथ्वी को कितनी परतों में विभाजित किया जाता है। तो पृथ्वी की 3 परतें हैं। पहली है भूपरपट्टी या महाद्वीपीय परत जिसे सियाल कहते हैं। दूसरी है मेंटल या मध्य परत जिसे साइमा कहते हैं और तीसरी है क्रोड या आंतरिक परत जिसे निफे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालाखंड सिम क्या है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे व बड़े लावा के पिंड, राख, धूलकण व गैसें आदि पदार्थों को ज्वालाखंडासिम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी
के उद्गार से बनी भू आकृतियों को कौन से दो मुख्य वर्गों में रखा जाता है? तो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित भू आकृतियों को दो में रखा, एक है अंतर्वेदी भू आकृतियां और दूसरा है बहिर्वेदी भू आकृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊष्मा के क्या स्रोत है? तो पृथ्वी की ऊष्मा के स्रोत है रेडियोधर्मिता, तल वृद्धि की ऊष्मा, पृथ्वी के निर्माणकारी पदार्थों की ऊष्मा, ये सभी पृथ्वी की ऊष्मा के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ की जानकारी में तापमान एवं दबाव की किस तरह सहायक है, स्पष्ट कीजिए। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है, साथ ही पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता जाता है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थों के तापमान में भिन्नता, दबाव एवं घनत्व के अंतरों की गणना की तथा भूगर्भ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट है कि चित्र के द्वारा भूकंप के उद्गम केंद्र व अधिकेंद्र की दशाओं में अंतर स्पष्ट करें। तो ये चित्र दिया गया है, इसमें भूपर पट्टी है, यह अधिकेंद्र और ये उद्गम केंद्र। तो वह उद्गम केंद्र वह स्थान है जहाँ से ऊर्जा निकलती है और भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं, और अधिकेंद्र भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के लंबवत होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतों में बटी है? प्रत्येक परत की विशेषताएं संक्षेप में समझाइए। तो पृथ्वी की 3 भागों में बांटी गई है या विभाजित की गई है। पहली है भूपर पट्टी, यह पृथ्वी का सबसे भारी भाग है। यह धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस परत की चट्टानों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। दूसरा है मेंटल, पृथ्वी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह भाग भूपर पट्टी के नीचे से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई तक है। ऊपर पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाता है। मेंटल का निचला भाग ठोस होता है। ठोस अवस्था में इसका घनत्व लगभग 34 किलोमीटर घन सेंटीमीटर है। तीसरा क्रोड, मेंटल के नीचे क्रोड है जिसे हम आंतरिक या बाह्य क्रोड 2 हिस्सों में बांटते हैं। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्रोड निकिल व लोहे जैसी भारी पदार्थों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैथोलिथ व लेकोलिथ में क्या अंतर है? तो बैथोलिथ भूपर पट्टी में मैग्मा का गुंबददार ठंडा हुआ पिंड है जो कई किलोमीटर की गहराई में विशाल क्षेत्र में फैला है। और लेकोलिथ बहुत से अधिक गहराई में पाए जाने वाले मैग्मा के विस्तृत गुंबदाकार पिंड हैं जिनका तल समतल होता है और एक नली जिसमें मैग्मा ऊपर आता है मैग्मा स्रोत से जुड़ी होती है। इन दोनों भू आकृतियों में मुख्यतः अंतर इनकी गहराई ही है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित आकृतियों की प्रक्रिया बताइए। तो कालाडेरा और सिंडर शंकु। तो कालाडेरा ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोट होते हैं तो वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय उभरते हुए भाग को विस्फोट से उड़ा देते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसे कालडेरा यानी बड़ी कढ़ाई कहते हैं। और सिंडर शंकु, जब ज्वालामुखी की प्रवृत्ति कम विस्फोटक होती है तो निकास नालिका से लावा फव्वारे की तरह निकलता है और निकास के पास एक शंकु के रूप में जमा हो जाता है जिसे सिंडर शंकु कहते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेदी आकृतियों में निम्नलिखित आकृतियों की विशेषताओं के जैसे सिल या सीट या डाइक। तो सिल व सीट, भूगर्भ में लावा जब क्षैतिज तल में चादर के रूप में ठंडा होता है और यह परत काफी मोटी होती है तो इसे सिल कहते हैं।
पर यह परत जब पतली होती है तब इसे शीट कहते हैं। डाइक लावा का वह प्रभाव भूगर्भ में कभी कभी किसी दरार में ही ठंडा होकर जम जाता है। यह दरार धरातल के समकोण पर होती है। इस दीवार की भांति खड़ी संरचना को डाइट कहते हैं। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? भूपृष्ठ पर पड़ी भ्रष्ट के दोनों तरफ सेल विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर के सेल खंड दबाव डालते हैं, उसके आसपास का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इससे ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है। इससे पृथ्वी में कंपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? प्रत्येक की विशेषता। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक होती है भूगर्भीय तरंगे। ये तरंगे भूगर्भ के उद्गम केंद्र से निकलती हैं और विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। ये तरंगे धरातलीय सेलों की क्रिया करके धरातलीय तरंगों में बदल जाती है। भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहली पी तरंगे, जिन्हें प्राथमिक तरंगे स्प्रिंग के होती है, ये स्प्रिंग के समान होती हैं। ये तरंगे गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के माध्यम से गुजरती हैं। ये तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। दूसरे होते हैं एस तरंगे, जिन्हें द्वितीयक तरंगे कहते हैं। ये रस्सी का झटकना के समान होती हैं। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। ये धरातल पर पी तरंगों के पश्चात ही पहुंचती हैं। इन तरंगों के तरल से न गुजरने के कारण वैज्ञानिकों द्वारा भूगर्भ को समझने में सहायक होती हैं। पी तरंगे जिधर चलती हैं उसी दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। एस तरंगे तरंग की दिशा के समकोण पर कंपन उत्पन्न करती हैं। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी का सबसे अंत में अभिलेखित होती है और सर्वाधिक विनाशक होती हैं। धरातलीय और दूसरे धरातलीय तरंगे। ये तरंगे धरातल पर अधिक प्रभावकारी होती हैं। गहराई के साथ साथ इनकी तीव्रता कम हो जाती है। भूगर्भीय तरंगों एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य लगातार क्रिया के कारण कई नई तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। इन तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। धरातल पर जान माल का सबसे अधिक नुकसान इन्हीं तरंगों के कारण होता है। इसे जैसे इमारतों व बांधों का टूटना तथा जमीन का धंसना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भूकंप के मुख्य प्रकार है विवर्तनिक भूकंप। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों से सरकने के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का एक दूसरे से टकराना अथवा एक दूसरे से दूर जाना इसका मुख्य कारण है। दूसरा है ज्वालामुखीय भूकंप। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। तीसरा निपात भूकंप। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य की से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिसे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें निपात भूकंप कहा जाता है। चौथा है विस्फोट भूकंप। कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोटों से भूमि में कंपन होता है। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। अगला है बांध जनित भूकंप। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप को परिभाषित कीजिए तथा भूकंप के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो भूकंप का साधारण अर्थ पृथ्वी का कांपना अथवा पृथ्वी का हिलना है। दूसरे शब्दों में अचानक झटके से प्रारंभ हुए पृथ्वी में कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक
आपदा है, भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्नलिखित हैं। जैसे भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति होता है, भूस्खलन या पंखस्खलन होता है, मृदा का द्रवण, धरातलीय विस्थापन, हिमस्खलन होता है, बांध एवं तटबंध के टूटने के आना, आग लग जाना, इमारतों का टूटना और ढांचों का ध्वस्त होना, सुनामी लहरें उत्पन्न होना, वस्तुओं का गिरना और धरातल का एक तरफ झुकना, ये भूकंप के कारण होता है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं तथा ज्वालामुखी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है जिससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है, जिसके द्वारा लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है जिसे निकास नालिका कहते हैं। लावा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे वीवर या क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट अथवा उद्भेदन होता है ही रहता है। इनका मुख सर्वदा खुला रहता है, इसलिए इटली का एटना ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घ काल से कोई उद्भेदन नहीं हुआ होता किंतु इसकी संभावना बनी रहती है। ऐसे ज्वालामुखी जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो इनसे जन धन की अपार क्षति होती है। इटली का विश्वयुद्ध ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है। विलुप्त ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्राय बंद हो जाते हैं और भविष्य में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला है कि प्राथमिक तरंगों तथा द्वितीयक तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राथमिक तरंगे हैं तेज गति से चलने वाली तरंगे हैं तथा धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। एस तरंगे धीमे चलती हैं तथा धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। दूसरा है कि पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं और एस तरंगे सागरीय तरंगों की तरह होती है। तीसरा है कि ये तरंगे ठोस, तरल, तीनों तरह के पदार्थों से गुजर सकती हैं और ये एस तरंगे केवल ठोस पदार्थों से ही होकर गुजर सकती हैं। चौथा है कि पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है और एस तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समकोण बनाती है। नेक्स्ट है कि ये सेलों में संकुचन और फैलाव उत्पन्न करती हैं और एस तरंगे सेलों में उभारे हुए गर्त को उत्पन्न करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, यहाँ कहाँ स्थित होता है, संक्षेप में समझाइए। तो भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों पे पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग ये अभिलेखित होती हैं। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों में भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। पी तथा एस तरंगों के अभिलेखन से छाया क्षेत्र स्पष्ट पता चलता है। तीसरा है कि यह देखा गया कि पी तथा एस तरंगे अभिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर अभिलेखित की जाती हैं किंतु 145 डिग्री के बाद केवल तरंगे ही अभिलेखित होती हैं। चौथा है कि अधिकेंद्र में 105 से 145 डिग्री के बीच कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती। अतः यह क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र का काम करता है। नेक्स्ट कि पी तरंगे का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से कम होता है क्योंकि पी तरंगे केवल 105 डिग्री से 145 डिग्री तक दिखाई नहीं देती किंतु एस तरंगे 105 डिग्री के बाद कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। इस तरह एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से बड़ा होता है। तो इस तरह से आज हमने पार्ट 11 क्लास 11वीं का पार्ट 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में बात की
आशा है आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और इसको पढ़कर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा उपयोगी लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।